अपने अपने लग्न राशि के लिए गुरु कैसे काम कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और गुरु के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये उसके घर की स्वामित्व और स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप सचमुच इस ग्रह का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, जो समृद्धि लाता है लेकिन वैसे ही चुनौतियां भी दे सकता है, तो ये सबसे जरूरी है। अब मेष लग्न वालों के लिए गुरु 9वें घर और 12वें घर का स्वामी है। अब हर लग्न के लिए गुरु का 9वें और 12वें घर का स्वामी होना क्यों महत्वपूर्ण है। पहले 9वें घर के स्वामी होने के कारण ये लाभ का अवसर लाता है, बड़े लाभ। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि गुरु आपको लाभ कैसे देगा, बल्कि ये भी है कि गुरु 9वें घर का स्वामी होने के कारण आपकी शिक्षा में, आपके सीखने के अनुभव में निश्चितता लाता है। एक चीज गुरु यहाँ निश्चित रूप से करेगा, वो है समय समय पर आपको सिखाने के लिए अनुभव देना, क्योंकि गुरु एक शिक्षक है। इसलिए वो लोग जिनकी कुंडली में मजबूत गुरु है, उनके जीवन में किसी न किसी तरह की शिक्षण, सलाहकारिता, मार्गदर्शन की भूमिका होगी। और ये आपको समय समय पर ये देखने का अवसर भी देगा कि गुरु जीवन के किस क्षेत्र में आपको अनुभव दे रहा है, क्योंकि ये एक शिक्षक है। ये समय समय पर आपके लाभ से जुड़े कुछ अनुभव भी लाएगा। तो एक तरफ गुरु कह रहा है कि आपको सीखने की जरूरत है, तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ज्यादा अनुभव जोड़ेंगे, उतनी ज्यादा कुशलता जोड़ेंगे, उतनी ही शैक्षणिक योग्यता और अनुभवात्मक योग्यता जोड़ेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन ये क्या करता है, बिना चेतावनी के ये आपको ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां आपको सीखना पड़ेगा, अच्छा और बुरा दोनों। लेकिन ये आपको लाभ के अवसर भी देता रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए आप पाएंगे कि अगर आप देखें कि लग्न की ऊर्जाएं ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ कैसे मिल रही है, हमेशा याद रखें कि ऊर्जाओं को मिलाए। लग्न की विशेषताएं, लग्न कभी भी अपनी विशेषताएं पूरी तरह नहीं खोएगा, भले ही लग्न का स्वामी दग्ध हो जाए। तो मेष राशि की क्या विशेषताएं हैं? मेष राशि की विशेषताएं हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जुनून होगा, जो वो चाहता है या चाहती है उसे पाने के लिए बाहर निकलेगा। तो गुरु का 9वें घर का स्वामी होने का मतलब है कि व्यक्ति संघर्ष करने, लड़ने, जीतने की अपनी कोशिशों में, उस प्रक्रिया में सीखना भी होगा। तो एक लड़ाई वाली स्थिति में अचानक आपके पास कोई अनुभव आएगा, एक कठिन अनुभव आएगा। किसी दुश्मन के खिलाफ जाना, एक प्रतिस्पर्धा आपके पास आएगी जहां आपको सबक सिखाया जाएगा, या आपको सबक सीखना होगा, या आपको पर्याप्त तैयार रहना होगा। नहीं तो आप हारने वाले पक्ष में रह जाएंगे। तो उन अनुभवों के माध्यम से गुरु चाहता है कि आप एक सबक सीखें, ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आप एक सबक सीखें। दूसरा, गुरु का 12वें घर का स्वामी होना, जिसका मतलब है कि लाभ आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप नुकसान को दूर रखने के बारे में सावधान नहीं है, या जहां आप मेहनत कर रही हैं, मेहनत की हानि, जिसके कारण आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये मेष लग्न वालों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है अगर आप सावधान नहीं है। तो मेष लग्न वालों के लिए कोशिश करें कि आप अपने खर्चों में थोड़े कंजूस, थोड़े मितव्ययी बने। सभी भौतिक चीजें पाने के लिए बिल्कुल न निकले, क्योंकि गुरु को भौतिक चीजें पसंद नहीं है। लेकिन मेष राशि का व्यक्ति एक सफलता पाने वाला होता है, तो कई बार आप इन चीजों के साथ काम करने के लिए रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो गुरु आपको उन स्थितियों में सीखने के अनुभवों में बिना चेतावनी के डाल देगा। अचानक वाह, आप कहेंगे ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ? तो वो आएगा, और कई बार आपकी मेहनत आपको उतना लाभ नहीं दे सकती जितना आप चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए लड़ना होगा। यही वो गुण है जो लग्न ने आपको दिया है। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए काम तय है। पहले ये सुनिश्चित करें कि आप बहुत सावधान हैं कि आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं, और शिक्षित मेहनत करें, जिसका मतलब है कि जाने कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत इसलिए न करें कि करनी है। मेहनत में मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पिच करनी चाहिए, कहाँ संवाद करना चाहिए, उस मेहनत के माध्यम से और खर्चों में थोड़ा कंजूस या मितव्ययी बनकर तो बेहतर परिणाम पाए। अब वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु 8वें घर और 11वें घर दोनों का स्वामी है। अब गुरु का 8वें और 11वें घर का स्वामी होना क्या खास है? पहले, ये वृषभ राशि है, ये शुक्र द्वारा शासित है। ज्योतिष में शुक्राचार्य भी कहा जाता है। शुक्राचार्य विपरीत पक्ष के गुरु है, दानवों के, जबकि गुरु देवताओं के गुरु है। तो एक दूसरे के लग्न राशि में गुरु, अब समझे कि वो आपको क्या परिणाम दे सकते हैं। तो एक तरफ गुरु एक पापी ग्रह है जो निश्चित रूप से 8वें घर और साथ ही 11वें घर का स्वामी है, लेकिन ये कुछ अवसर भी लाता है क्योंकि ये गुरु है।
तो अब जब आठवें घर का स्वामी गुरु आपको बता रहा है कि अचानक बाधाएं, अचानक चुनौतियां, कुछ मुद्दे मैं समय समय पर आप पर डालूंगा। देखते हैं कि आप शुक्राचार्य के अधीन होकर आप इसे कैसे संभालते हैं, आप इसका कैसे ध्यान रखते हैं और उसके माध्यम से आपकी आकांक्षाएं सामने आएंगी। जीवन में आपके लाभ इस बात से आएंगे कि आप उन बाधाओं, उन चुनौतियों, उन मुद्दों को कैसे संभाल पाते हैं। अगर आप तैयार नहीं है, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो उपयुक्त है, तैयार है अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से, तो मैं आपको लाभ नहीं दूंगा और ये आपके लिए एक तय चीज है या लंबे समय तक बहुत मेहनत। जान रखें, याद रखें, 11वां घर एक उपचय घर है। ये आपको चांदी की थाली में चीजें नहीं देगा। तो 8वां घर, बाधाएं आपके पास आएंगी, मुद्दे समय समय पर आपके पास आएंगी, आपकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आपके पास आएंगी, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की स्वामित्व में एक गुरु है। गुरु दूसरे गुरु का सम्मान करेगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करेगा कि वो आपके लिए बहुत सारे टेस्ट रखेगा। गुरु सबसे ज्यादा टेस्ट लेने वाले ग्रहों में से एक है, क्योंकि ये एक शिक्षक है। एक शिक्षक हमेशा आपको टेस्ट से गुजारेगा। खासकर अगर आपके पास विपरीत खेमा है तो टेस्ट और भी कठिन हो सकते हैं, कठिन टेस्ट आपके पास आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि गुरु आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 8वें घर के अचानक मुद्दों, आपात स्थितियों, समस्याओं को संभाल सकते हैं और क्या आप उन अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं, जीवन के गहन अनुभवों से। तो गुरु आपको क्या बता रहा है, जब भी आप किसी स्थिति से गुजरे, सिर्फ सतह पर न रहें, गहराई में जाए। उदाहरण के लिए, आप काम पर विकास का अवसर खो देते हैं। सिर्फ ये मत कहें कि मेरा बॉस मेरे खिलाफ था, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता या बॉस ऐसा है इसलिए उन्हें प्रमोशन मिल गया। इसे सतही स्तर पर मत देखें, गहराई में जाएं और समझने की कोशिश करें कि वो विकास आपके पास क्यों नहीं आया, वो प्रशंसा आपके पास क्यों नहीं आई। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप उन बाद की चुनौतियों को पार कर पाएंगे जो गुरु आप पर डालेगा और फिर अपनी इच्छाओं और चाहतों को पूरा करेंगे। ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां कोई दोस्त क्योंकि 8वां घर और 11वें घर की हो जाए, अचानक बिना आपके कोई कार्रवाई किए कुछ ऐसा करेगा जो आपकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत होगा। आपकी क्या इच्छाएं हैं या आपकी उस दोस्त से क्या उम्मीदें हैं, वो विपरीत जाएगा। तो आप एक दोस्त से उम्मीद करेंगे, उदाहरण के लिए जरूरत के समय में आपकी मदद करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि ये मेरा 4 बजे का दोस्त है, मैंने इस व्यक्ति की इतनी बार मदद की है। निश्चित रूप से जब आपकी आपात स्थिति आती है और आप दोस्त के पास जाते हैं और आप कहते हैं, आप जानते हैं मुझे इस पैसे की जरूरत है या मुझे इस मदद की जरूरत है, वो कहेंगे अरे नहीं, मेरी ये समस्या है। वो आपको एक बड़ी समस्या बताएंगे जिसका आप सामना कर रहे हैं। तो ये मेरे जीवन में हो रहा है। वो 4 बजे का दोस्त आपके लिए नहीं होगा या शायद ही कोई आपके लिए होगा। तो ये एक सबक है जो गुरु वृषभ राशि वालों को सिखाना चाहता है। दूसरा, वृषभ राशि की क्या विशेषता है? ये अधिक भौतिकवादी होने के बारे में है, लेकिन भौतिकवाद सिर्फ भौतिकवाद के लिए नहीं है जो वृषभ लग्न वाले चाहते हैं। वो वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। तो गुरु समय समय पर आप पर वित्तीय सुरक्षा की चुनौतियां डालेगा। बिना चेतावनी के कुछ बड़े खर्च आपके पास आएंगे और आप नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। सभी 8वें घर की ऊर्जाएं, लेकिन लाभ भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। तो उदाहरण के लिए, किसी को काम से नोटिस मिलता है कि आप नहीं जानते कि आपके पास 2 या 3 महीने के बाद नौकरी है या नहीं। जाओ और अपने लिए नौकरी ढूंढो। आपको सूक्ष्म संकेत दिए जाते हैं। अब ये आपका काम है और उस समय का उपयोग करके कुछ ढूंढने जाए। अब आपके लिए इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये नुकसान है, लेकिन कुंडली में 9वें घर की ऊर्जाएं धनु राशि में है, जिसका मतलब है कि आपको इससे कुछ मिल सकता है जो अभी के लिए छिपा हुआ है, जो आपको बाद में मिल सकता है। और क्योंकि ये एक उपचय घर है, जितना अधिक आप उस मेहनत में लगे रहेंगे, आप बेहतर हो सकते हैं और आगे बढ़ने पर बेहतर लाभ दे सकते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो 8वें घर के करियर से भी जुड़े हैं। कराधान, बीमा, छिपे हुए पैसे से जुड़ी कोई भी चीज, वर्चुअल रियलिटी, सरकार के लिए काम करना, ये बहुत अच्छा है। तो वो लोग जो उन क्षेत्रों में शिक्षक भी हो सकते हैं, कराधान, ज्योतिष, सभी छिपे हुए मामले, कृषि, जमीन के नीचे, खनिज विज्ञान, तेल से संबंधित जो कुछ भी जमीन के नीचे से आता है, या हमें दवा या सर्जरी पर चीजों को निकालना है, उन सभी करियर का भी वृषभ लग्न वाले लोगों से संबंध है। अब मिथुन लग्न के लिए गुरु 7वें घर और 10वें घर का स्वामी है। अब मिथुन लग्न वालों और गुरु के 7वें और 10वें घर के स्वामी होने के बारे में क्या खास है?
यहाँ दो चीजें गुरु हम पर डाल रहा है। एक, ये आपको बता रहा है कि साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके करियर के परिणामों से जुड़ी है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो लोगों के साथ काम कर सकता है, तो आपको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो समय समय पर गुरु आपकी टीम में साझेदारी में काम करने की क्षमता की परीक्षा लेगा। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो टीम में साझेदारी में काम कर सकता है, तो वो काम से जुड़ी, आपके आउटपुट नेटवर्क से जुड़ी चुनौतियां होंगी और आप कई बार पाएंगे कि टीम के माहौल में आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसे बुलाया जाता है। ये किसी और की गलती या किसी और की नौकरी या जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जब टीम प्रदर्शन नहीं करती तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसे बुलाया जा सकता है। राज, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये करना था। और आप महसूस कर सकते हैं, अरे पूरी टीम जिम्मेदार है, मैं अकेला क्यों हूँ? लेकिन जब लाभ का समय आता है, जब प्रस्तुति का समय आता है, तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो छूट जाता है और टीम को प्रस्तुति दी जाती है। आप अकेले प्रशंसा के लिए नहीं निकलते, या अगर आप प्रशंसा के लिए अकेले निकलते हैं तो सभी की प्रशंसा होती है, तो आप भी उसी सांस में प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ गुरु आपको बता रहा है, टीम के प्रयास में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अकेले नहीं। हालांकि इसके लिए आपको भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ सातवें घर की संतुलन की ऊर्जाएं आती है। आप कितना संतुलन बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि कई बार आपको रास्ते से बाहर जाना होगा और टीम के प्रयास के साथ साथ विवाहित जीवन में भी अधिक योगदान देना होगा। तो गुरु कह रहा है, क्योंकि ये याद रखिए कि लग्न में मिथुन राशि की ऊर्जाएं है, तो मिथुन राशि की ऊर्जाएं विशेषता में भी आएंगी। तो गुरु आपको बता रहा है कि अपनी सोच में इतने डगमगाओ मत, अपेक्षाओं में बहुत स्पष्ट रहो, अपने साथी से अपनी अपेक्षा में भी स्पष्ट रहो। कई बार हम अपने विवाहित जीवन में अपने साथी से ये बताने में हिचकिचाते हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं, तो बिना हिचकिचाहट के साथी को बताए कि आपको क्या चाहिए, साथी को बताए कि उनसे क्या उम्मीद है, साथी को बताए कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये न करो, लेकिन इसे ऐसे तरीके से करो जो बहुत सूक्ष्म, अच्छे, सुखद तरीके से हो, क्योंकि गुरु सुखद ग्रह है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अपने साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन में सुखद नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप चुनौतियों का सामना करेंगे और जितनी अधिक चुनौतियां आप पाएंगे आपके वैवाहिक जीवन में, आप अपने करियर में चुनौतियों का सामना करेंगे। कभी कभी हम उन्हें संबंधित नहीं करते, हम महसूस करते हैं कि मेरे विवाहित जीवन और मेरे करियर के बीच कोई संबंध क्यों होना चाहिए। आप देखेंगे कि एक संबंध है, क्योंकि ग्रह एक ही ग्रह द्वारा शासित होते हैं, राशियां एक ही ग्रह द्वारा शासित होती है, घर एक ही ग्रह गुरु द्वारा शासित होते हैं। तो आप हर बार पाएंगे कि जब चीजें आपके विवाहित जीवन में इतनी अच्छी नहीं चल रही होती है, चाहे आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो या काम पर नहीं जा पा रहे हो, कहीं न कहीं आपके करियर पर असर पड़ता है। तो ये वो स्थान है जहां गुरु आपको बता रहा है कि घर या विवाहित जीवन को बरकरार रखो, अपने साथी को खुश रखो या किसी तरह से घर पर संतुलन बनाए रखो। अगर आप घर पर संतुलन बनाए रखते हैं तो आप पाएंगे कि काम पर भी संतुलन आता है। तो अपने साथी को खुश रखो, अपने साथी के साथ समय बिताने के लिए समय निकालो, डेट पर जाना, फिल्म देखने जाना या कुछ और संयोग शुरू करो। सेक्स या अंतरंगता अगर जरूरत हो, लेकिन अंतरंगता या सेक्स या एक साथ आने का उपयोग भी आप और आपके साथी के बीच सीमेंटिंग कारकों में से एक के रूप में करो। खासकर जैसे जैसे समय बीतता है, हम वो कोमलता, वो मर्दानगी, वो अंतरंगता को देते हैं। हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये एक खास चीज है, तो इसे हल्के में मत लो। इस पर समय और ध्यान दो। अपना ख्याल रखो ताकि साथी भी आपके करीब आना चाहे। अपने बेडरूम की सेटिंग, अपने बिस्तर, अच्छी खुशबू, आप जानते हैं, माहौल, अच्छी रोशनी पर विशेष ध्यान दो। समय समय पर अलग अलग चीजें आजमाओ, समय समय पर अपने विवाहित जीवन को मसाला दो और समय समय पर अपने साथी के साथ कुछ समय निकालो और तुम देखोगे कि कैसे तब तुम्हारा करियर या तुम्हारा काम और काम से प्रशंसा भी फिर से आती है। क्योंकि याद रखो, टीम वर्क तो तुम्हारा टीम वर्क आता है और निश्चित रूप से बेडरूम में तुम्हें टीम वर्क की जरूरत है ना। दूसरी चीज जो आपको करने की जरूरत है वो ये भी सुनिश्चित करना है कि दिन प्रतिदिन के आधार पर आप ये देख रहे हैं कि मैं दूसरे व्यक्ति, विवाहित जीवन, टीम, विभाग के लिए कैसे योगदान दे सकता हूँ। तब भी लाभ पूरा होता है, नहीं तो आप पाएंगे कि आप समय समय पर रोड ब्लॉक में फंस जाएंगे। समय समय पर आपके पास चुनौतियां आएंगी। अब कर्क लग्न के लिए क्या खास है? छठा घर और आपका नौवां घर। गुरु आपके छठे घर और आपके नौवें घर का स्वामी है।
अब इसकी सतह पर कई बार हम सोचते हैं कि गुरु कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। लेकिन सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता क्योंकि गुरु का मूल त्रिकोण धनु राशि है। गुरु छठे घर का स्वामी है। छठा घर एक ऐसी ऊर्जा है जो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी राशि ऊर्जा नहीं है, खासकर क्योंकि छठा घर कुंडली में कर्क राशि चौथी राशि है और छठा घर चौथे घर कर्क राशि से तीसरा घर है, जिसका अर्थ है प्रयास। जितना अधिक प्रयास आप करते हैं या आपको चीजों को चलाने, चीजों को शांत रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा छठे घर के दुश्मन प्रतिस्पर्धा आपकी पीठ के पीछे काम करना शुरू हो जाता है और आपको परेशान करता रहता है। तो कर्क लग्न वालों के लिए क्या होता है? आप पाएंगे कि गुरु के छठे घर का स्वामी होना आपको बिना चेतावनी के अचानक प्रतिस्पर्धा लाएगा। उदाहरण के लिए, आप एक संपत्ति खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाते हैं और आप किसी से मिलते हैं। आप जानते हैं कि आप बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ लगभग हो गया है। अचानक बिना चेतावनी के व्यक्ति जो आपको संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहा है, उसे कहीं से कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा। हो सकता है कि उसने पहले उससे मुलाकात की हो लेकिन उसने रुचि छोड़ दी हो। अचानक उसकी रुचि फिर से जाग गई और वो भी आता है और एक ऑफर देता है, शायद ये आपसे बेहतर है। तब वो व्यक्ति जो आपको संपत्ति बेच रहा है कहता है, नहीं नहीं नहीं, देखो श्री इरफान या आपका नाम कुछ भी हो, मुझे एक और पार्टी मिली है जो मुझे 4 लाख या 5 लाख या 10,000 या 20,000 या 1 लाख और देने को तैयार है। रुपया मैं आपको इस कीमत पर नहीं दे सकता। तो बिक्री प्रतिस्पर्धा आपके जीवन में आती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और ये समय समय पर काम पर भी आती है। आप पाएंगे कि आखिरी समय में आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, आप विकास की उम्मीद कर रहे हैं, आप कॉर्नर ऑफिस की उम्मीद कर रहे हैं और फिर आखिरी समय में कुछ होता है और वो तथाकथित वादा प्रमोशन, वादा भूमिका, वादा समझौता, वादा जिम्मेदारी, वादा प्रोजेक्ट आपके पास नहीं आता है और आप महसूस करते हैं कि क्या हुआ, वाह ये कहां से आया। और यह लाभ इस बात से दृढ़ता से जुड़े हैं कि आप प्रतिस्पर्धा को कैसे पार करते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ भी आपके पास आसानी से नहीं आएगा। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना होगा। तो यहाँ गुरु आपको प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी संघर्ष करवाएगा। लेकिन यहाँ क्या महत्वपूर्ण है कि आप प्रतिस्पर्धा को कैसे कम रखते हैं। तो गुरु आपको बता रहा है कि अपनी आंखें खुली रखो, सीखते रहो, अपने कान जमीन पर रखो, जिसका अर्थ है कि अफवाहों का हिस्सा बनो। जानो कि काम पर अफवाह क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन किसके खेमे में है, कौन कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, कौन बॉस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके बॉस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बॉस की भी राय होती है, खासकर जब विकास प्रमोशन की पेशकश होती है। तो समय समय पर आप पाएंगे कि प्रतिस्पर्धा को अपनी अच्छी किताबों में रखे बिना आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, अगर आप नीचे के लोगों से कोई कठोर शब्द कहते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों के भीतर इसे आजमाए और देखिए कि किसी जूनियर या आपके अधीन रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति या किसी अन्य विभाग से भी किसी के साथ लड़ाई होती है। लेकिन जो आपसे पद में जूनियर है, कुछ ही दिनों के भीतर आप पाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाता है, क्लाइंट कहता है कि डेटा सही नहीं है, कृपया का फिर से करें। कहीं न कहीं आप पाएंगे कि 9वें घर का लाभ रुक जाता है। दूसरा, ये भी कभी कभी आपको बिना ज्यादा लाभ के लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूर करेगा। तो कई बार आप प्रस्तुतियों के लिए जाते हैं, आप कार्यशालाओं के लिए जाते हैं, आते हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलता और ये भी एक ऐसी स्थिति है जहां कभी कभी आपको अपने संबंधित पद या भूमिका पर बस जगह बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना होता है। खासकर यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पास एक मीठी भूमिका है, आपके पास एक अच्छी भूमिका है, आप एक अच्छी कंपनी में हैं, आपके पास एक अच्छा ब्रांड है, आप हमेशा पाते हैं कि आपको अपने कंधे के ऊपर देखना होगा, जिसका अर्थ है कि हमेशा ये खतरा रहता है कि कंपनी आपको किसी और से बदल सकती है। तो ये ध्यान में रखें। अब दूसरा, गुरु का छठे घर का स्वामी होने का मतलब है कि ये 7वें घर का 12वां घर है। तो आपके रिश्ते में ये भी निर्भर करता है कि शनि कैसे स्थित है, लेकिन आपके रिश्ते में आपको अधिक से अधिक प्रतिबद्ध, अधिक से अधिक वफादार होना होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर देखना, किसी के साथ फ्लर्ट करना आता है, तुरंत वैवाहिक घर प्रभावित होता है। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्क लग्न वालों के लिए सरल करने और न करने वाली बातें हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी प्रतिस्पर्धा के साथ शांति है।
उन लोगों के साथ शांति जो उसी भूमिका के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, या वो लोग जो उसी भूमिका के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपकी पीठ के पीछे आपका खेल खराब करना चाहते हैं। कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। ये एक अलग बात है अगर गुरु आपके 10वें घर का स्वामी है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के बारे में अधिक है जो अधीनस्थ है, और जो लोग नीचे हैं, जो आपके नीचे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपकी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड व्यक्ति से अच्छी तरह बात करें। समय समय पर व्यक्ति के परिवार के बारे में मुस्कुराए, व्यक्ति को कुछ दें। जो लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सेवा करते हैं उन्हें खुश रखिए ताकि आपके लिए लाभ न रुके। अब सिंह लग्न वालों के लिए गुरु के 5वें घर और 8वें घर के स्वामी होने के बारे में क्या खास है। पहले, गुरु का 5वें घर का स्वामी होना लेकिन 8वें घर का भी। इसका मतलब है कि डॉट्स को जोड़ो। एक तरफ गुरु का 5वें घर का स्वामी होना, रोमांस, अंतरंगता, विपरीत लिंग में रुचि, विपरीत लिंग के साथ आपका समीकरण कैसा होगा, लेकिन इसे 8वें घर के परिणामों, बाधाओं, चुनौतियों, मुद्दों से जोड़ना या संबंधित करना। तो ये क्या करता है? जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं तो विपरीत लिंग से आपको चुनौती आएगी। ये आपकी डेटिंग लाइफ के दौरान हो सकता है, जब आप कॉलेज में हैं या शुरुआत में हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, आप उस व्यक्ति को प्रपोज करते हैं, आप उस व्यक्ति के करीब जाना चाहते हैं। क्या होता है जब आप ये महसूस करते हैं या आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी रुचि रखता है? आपको संकेत दिया जाता है, आपको संकेत दिए जाते हैं। व्यक्ति कह सकता है नहीं, आप जानते हैं कि मैं आपको एक दोस्त के रूप में पसंद करता हूं, और आप अचानक महसूस करते हैं, वाह क्या हुआ, ये व्यक्ति मुझे वो संकेत दे रहा था कि ये व्यक्ति रुचि रखता है, क्या हुआ? तो कभी कभी आपको नींव काफी मजबूत रखने की जरूरत होती है और व्यक्ति के सामने जोर से सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि तब व्यक्ति पीछे हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपको कोर्टशिप भी बहुत अच्छे से करनी होगी, इससे पहले कि आप दूसरे व्यक्ति का ध्यान या स्नेह आकर्षित करें, क्योंकि ये 5वां घर है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको विपरीत लिंग या उस व्यक्ति का ध्यान मिलता है जिसमें आप रुचि रखते हैं, जब आप सोचते हैं कि चीजें वास्तव में अच्छी चल रही हैं, अचानक बिना चेतावनी के कोई चुनौती आएगी, तो एक दिन आप ये भी नहीं जानते कि क्या हुआ और सब कुछ बिखर जाता है। आपने ये कहा, आपने ये किया, आपने मुझे शर्मिंदा किया, आपने मुझ पर चिल्लाया, आपने मुझ पर चीखा, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं उस दिन बीमार था, आपने मुझसे ये करने को कहा, आपने मेरे बारे में मुझसे नहीं पूछा, और आप ऐसे थे, ओह क्या हुआ। तो ध्यान मांगना भी विपरीत साथी, विपरीत लिंग, विपरीत साथी जिसे आप डेट करना चाहते हैं या डेटिंग कर रहे हैं या रिश्ते में है या उससे भी शादी की है, उसकी ओर से आएगा। तो बिना चाहे अचानक वो चुनौती आएगी और फिर ये किसी और चीज से जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए, घर पर आप और आपके साथी के बीच निर्णय लेना होगा। यदि आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, स्त्री या पुरुष, और अब आपका निर्णय एक ऐसा रूप ले रहा है जहां आप सहमत नहीं है या दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं है और थोड़ी असहजता आ रही है, कुछ तर्क आ रही है, तब क्या होता है? ये उस विषय तक सीमित नहीं रहता, कोई और चीज भी अचानक आ जाती है। आपने पिछली बार ये कहा था, आपने ये किया था, आप कभी भी मेरी बात से सहमत नहीं होते, पिछली बार इस निर्णय पर भी आपने अनुमति नहीं दी। बिना चेतावनी के आप पाएंगे कि एक नई चीज मिश्रण में फेंक दी गई है जो वर्तमान चीज से संबंधित हो भी सकती है या नहीं भी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब कोई निर्णय लेना होता है तो आप पाएंगे कि अगर चर्चा थोड़ी सी बहस में बदल जाती है तो वापसी होती है, इसके बड़े स्तर पर फैलने और संबंध बिगाड़ने की क्षमता होती है। और अचानक नाराजगी, एक दूसरे से बात न करना एक ऐसे निर्णय के कारण आता है जो लिया जाना चाहिए और निर्णय आपकी अपनी स्वयं की योजना के अनुसार नहीं जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? बेशक 8वें घर की ऊर्जाएं हैं, लेकिन ये धनु राशि की ऊर्जा है। ये कहती है कि सीखो और समझो कि उनका रोमांस किस बारे में है। ये आप और आपके साथी के बीच संतुलन के बारे में है। तो कभी कभी आप हमेशा इसे व्यावहारिक रूप से नहीं देखते, भावनात्मक पक्ष को देखते हैं। गुरु चाहता है कि आप भावना, मर्दानगी सीखें। और दूसरी चीज, लग्न क्या है? सिंह लग्न है, सूर्य लग्न का स्वामी है। तो कई बार चाहे आप इसे चाहते हैं या नहीं, चाहे आप सोचते हैं कि आप ऐसा करते हैं या नहीं, दूसरे व्यक्ति में ये भावना कि आप बहुत अधिकारपूर्ण हैं, आप बहुत नियंत्रण करने वाले हैं, आप बहुत अनुत्तरदायी भी हैं, ये भी आता है। तो कई बार ये आरोप आप पर लगाया जाएगा कि आप पर्याप्त जिम्मेदार नहीं हैं,
आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप पर्याप्त परवाह नहीं करते, आप पर्याप्त सहानुभूति नहीं रखते, आप पर्याप्त नहीं पूछते, पर्याप्त नहीं करते। ये भी आपके पास आएगा जहां आपसे अधिक जिम्मेदारी लेने या अधिक जिम्मेदारी दिखाने की उम्मीद की जाती है बिना बहुत अधिकारपूर्ण हुए, तो वो भी आएगा। दूसरी चीज है आपके निवेश के संदर्भ में जहां आप अपने पैसे निवेश कर रही हैं। आप पाएंगे कि निवेश अचानक बिना चेतावनी के। तो जब तक आप निवेश नहीं करते सब कुछ ठीक लगता है, एक शेयर या क्रिप्टो बढ़ता रहता है। जिस क्षण आप निवेश करते हैं कुछ ही दिनों में आप पाते हैं कि ये सब गिर जाता है और आप उसमें पैसा खो देते हैं क्योंकि आपने धैर्य का सबक नहीं सीखा है। और अगर लालच आता है, आप देखते हैं कि वो शेयर वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है और ये चरम पर है, अचानक आप उसमें निवेश करते हैं, ये नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि लालच अच्छा नहीं है, ज्यादा लालची मत बनो। फिर दूसरी चीज जो ये करता है वो आप में बदलाव के लिए जिम्मेदारी लाता है। खासकर क्यों बदलाव और पहले के संबंध में। सबसे पहले गुरु 8वें घर का स्वामी है। बाधाएं, चुनौतियां, समस्याएं, लेकिन मीन राशि की ऊर्जा या हार मानना, दानशील होना, आपकी मेहनत के लिए पर्याप्त रिटर्न न मिलना और 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। तो आपके करियर के संदर्भ में आप बिना चेतावनी के एक परिवर्तन से गुजरेंगे। अचानक आपको नौकरी बदलनी पड़ेगी, आपको भूमिका बदलनी पड़ेगी। तो बहुत कम ही आप पाएंगे कि आपके पास एक आरामदायक नौकरी है, आपके पास एक आरामदायक नौकरी है और आप वहां बैठने में सक्षम हैं और आप इसे बिना किसी व्यवधान के कर पा रही हैं। अचानक बिना चेतावनी के कुछ आएगा, आपके और आपके बॉस के बीच, आपके विभाग में समीकरण को बिगाड़ देगा। चलो हिला दो। और ये तब होगा जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। ये उस तरह की चीज नहीं है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। एक कंपनी खराब हो रही है, ये बहुत अच्छा नहीं चल रही है, वो कुछ लोगों को जाने के लिए कह सकते हैं, वो वेतन वृद्धि नहीं दे सकते, वो अच्छा प्रोत्साहन नहीं दे सकते। ये उस तरह की चीज नहीं है। ये आपको तब मारता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं या जब आप केवल इतना ही उम्मीद कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा होता है पारस्परिकता के कारण, या एक परिणाम आपके पास तब आता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं और उस सीमा तक के आप सोचते हैं कि ओह ये बहुत ज्यादा है। तो एक छोटी सी लड़ाई आ सकती है और अचानक आपका साथी ब्रेकअप कह देता है। ठीक है, ये एक छोटी सी लड़ाई है, चलो, लेकिन ऐसा हो सकता है और फिर बच्चे आपके लिए ज्यादा लाभ के नहीं हो सकते। अब मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन इस स्थिति के साथ बच्चे भी आपके रोमांस के लिए बाधा बन सकते हैं। खासकर आपकी शादी के बाद आप पाएंगे कि जब बच्चे आ गए हैं तो रोमांस समाप्त हो गया है। अब ये ज्यादातर शादियों में हो सकता है, लेकिन आपकी शादी में ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होना चाहिए। वो कोमलता भी है जो आपको जोड़ रही है। खासकर सिंह राशि वाले लोग, आप प्यार करना चाहते हैं, आप प्रशंसा करना चाहते हैं, आप एक पायदान पर रखना चाहते हैं। तो कभी कभी आप ये भी देख रहे हैं कि मेरी मेहनत के माध्यम से साथी कितना पारस्परिकता दिखा रहा है। तो ये एक काम है, अधिक दयालु बनो, अधिक देने वाला बनो। उन बाधाओं, उन चुनौतियों के लिए अपनी आंखें बाहर रखो। आपके द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों पर अधिक ध्यान दो। नौकरी में परिवर्तन और परिवर्तन। राशि चक्र का इंतजार मत करो कि वो आपको चांदी की थाली में चीजें देगा, जो नहीं होगा। अब कन्या लग्न के लिए क्या खास है? ये वो जगह है जहां गुरु आपके लिए 4थे घर और 7वें घर दोनों का स्वामी है। अब कन्या लग्न के लिए ये एक बहुत मेरा मतलब है, मैं कर्मिक शब्द का उपयोग नहीं करता। ये थोड़ा पेचीदा स्थान है, लेकिन दरवाजों के साथ भी आ रहा है। गुरु यहाँ एक विशेष स्थान दे रहा है, एक विशेष पद दे रहा है। क्यों? जहां भी गुरु आपकी कुंडली में स्थित हो, 4था घर 7वां घर दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र घर है। तो ये स्पष्ट रूप से जर्मनी लग्न वालों के लिए भी होता है, यहाँ तक के मीन और धनु के लिए भी, लेकिन फिर गुरु लग्न का स्वामी है। लेकिन यहाँ हम विपरीत पक्ष बुध की बात कर रहे हैं, जो दानवों के समूह में आता है, देवताओं का नहीं, जिसे गुरु जोतता है। फिर भी एक विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन इसका क्या खास मतलब है? अब जब आप कन्या लग्न वाले को देखते हैं, 4थे घर और 7वें घर के कारण 4था घर गुरु के लिए बहुत खास घर है, क्योंकि गुरु कर्क राशि के 4थे चिन्ह में उच्च का हो जाता है। तो जब आपको 4थे घर की स्वामित्व दी जाती है तो ये एक विशेष स्थिति है, और उसके ऊपर आपको 7वें घर की स्वामित्व भी दी गई है। तो यहाँ और विपरीत खेमे द्वारा, तो यहाँ आपके लिए चुनौती आपके घरेलू जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में और आपके टीम वर्क में है। आप अन्य लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, आप कितने देने वाले हैं, आप कितनी संपत्ति है। क्यों संपत्ति?
क्योंकि चौथा घर संपत्ति के बारे में है। तो आपको अपने घरेलू जीवन के लिए एक संपत्ति बनना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप अपने घर में सबसे बड़े योगदान देने वाले कारक हैं। पैसा या घर पर शांति बनाए रखना या घर पर अच्छी चीजें लाना, घर में बदलाव, मरम्मत, कुछ नई चीजें शुरू करना, चीजें खरीदना, चीजें मरम्मत करना, आपको 3 कॉकटेल में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि चीजें समय समय पर टूटती रहती है और आपको एहसास नहीं होता और आपको नहीं लगता, आप नहीं जानते कि ये कहा कैसे हो रहा है। एक नई कार आती है, कुछ ही महीनों में कुछ खरोच होती है, कुछ खराबी होती है, कुछ परेशानी होती है। आप एक नया एसी खरीदते हैं, कुछ ही दिनों या हफ्तों में कोई चुनौती आती है और आप कहते हैं कि ये एक नई चीज है। क्या हुआ? सभी गुणवत्ता आप जानते हैं टेस्ट किए गए हैं। ऐसा ही कारों के साथ होता है, ऐसा ही उस संपत्ति के साथ होता है जो आप खरीदते हैं। आप एक संपत्ति खरीदते हैं, अचानक बिना चेतावनी के आपको कुछ नोटिस आता है। आप पाते हैं कि कुछ गायब है, बिल्डअप द्वारा आपको कुछ नहीं बताया गया है। कुछ अचानक प्रकाश में आ गया है जहां कुछ पानी लीक हो रहा है। अचानक ये प्रकाश में आ गया है कि कुछ दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, या समाज में चीजें बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ आपके पास आपकी संपत्ति से आता है बिना चाहे। लेकिन अब आपको टीम वर्क में रहना है। आपको इसे सुलझाने के लिए लोगों के साथ काम करना है, क्योंकि चौथे घर, 7वें घर की ऊर्जाएं मिलकर आप पर फेंकी जा रही है, तो आप इससे दूर नहीं हो सकते। लग्न क्या है? कन्या सटीक, समस्या समाधान करता और कोई जिसमें परिशुद्धता है। तो यहाँ राशि चक्र आपको बता रहा है कि घर पर शांति बनाए रखो, घर पर व्यवस्था बनाए रखो, घर को अच्छा रखो। अगर आपके घर में चीजें टूटी है तो आप पाएंगे कि चुनौतियां आती रहेंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में कुछ टूटा है, एक मिक्सी टूटी है, आपका जीवन साथी आपसे कहता है कि इसे ठीक करवाओ और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पाएंगे कि कुछ न कुछ आपके काम पर होता रहता है। आप अपनी टीम में साथ नहीं दे पा रहे हैं। कोई व्यक्ति जिससे एक रिपोर्ट सौंपने, अपनी रिपोर्ट भेजने, अपना मेल भेजने, कुछ संचार करने की उम्मीद की जाती है और नहीं कर रहा है, और ये व्यक्ति आपके लिए सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता था। या उस व्यक्ति के जीवन में कुछ होता है, वो व्यक्ति अचानक 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन या किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए नहीं है और आप ऐसे हैं, ओ ये कहां से आया? तो आप एक ऐसी स्थिति में फेंक दिए जाते हैं जहां आपकी टीम से कम उम्मीद करते हैं, खासकर अगर घर पर चीजें अच्छी नहीं है। तो या तो अगर घर पर कोई मरम्मत है, तुरंत करवाए, लंबे समय तक मरम्मत के लिए न छोड़े। कार को सर्विसिंग की जरूरत है, मत कहो ठीक है, इसमें देरी मत करो। कोई ऐसा व्यक्ति मत बनो जो आलसी या टालमटोल करने वाला हो। अगर घर पर शांति नहीं है तो टीम वर्क भी प्रभावित होता है। आप पाएंगे कि आपकी सुबह अपने जीवन साथी के साथ एक छोटी सी तकरार होती है। आपको ये मिलता है कि आप काम पर जाते हैं, पूरा दिन कुछ न कुछ आपके रास्ते में नहीं जाता है और आप महसूस करते हैं कि आज क्या हो रहा है, ये ऐसा बुरा दिन क्यों है। सुबह मेरे जीवन साथी या मेरे साथी के साथ बुरी लड़ाई हुई और ये पूरा दिन पीछे चला जा रहा है। तो आप पाएंगे कि कलह जारी रहेगी। घर पर जो भी चुनौतियां हैं वो आपके टीम वर्क में और आपके काम पर और उस दिन आपकी दूसरों के साथ किसी भी बातचीत में जारी रहेंगी। जितनी आप उम्मीद करते हैं उतनी फलदायी नहीं होंगी। आप अपने जीवन साथी से लड़ते हैं, आप एक डील के लिए जाते हैं, आप सोचते हैं कि डील सभी कोनों से ढकी हुई है, अचानक कुछ आता है, क्लाइंट चाहता है कि आप काम फिर से करें। जिस व्यक्ति के साथ आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहते हैं नहीं, हमें और समय चाहिए। तो आप पाएंगे कि अगर घर पर चीजें व्यवस्थित नहीं है, चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है, मरम्मत घर पर नहीं है, तो आप इस चुनौती को महसूस करेंगे। तो आपके लिए काम तय है। अगर आप दुनिया भर के मूल निवासी हैं, टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घर पर शांति और घर पर सब कुछ व्यवस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में टूटी हुई चीजें हैं, घर पर मरम्मत नहीं हुई चीजें हैं, टीम वर्क खराब हो जाता है और आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। आप भी एक कार को लंबे समय तक बिना सर्विस के छोड़ देते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी सर्विस नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि आप पाएंगे कि कुछ या अन्य कलह आती है या जीवन साथी आपको डांटेगा। आप हमेशा समय पर चीजें नहीं करते, कार की मरम्मत कभी नहीं करवाते, कार की सर्विस कभी नहीं करवाते। देखो ये अचानक हुआ, कार खराब हो गई और आपको इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस स्थान के साथ आसानी से नहीं निकलते हैं। दूसरी ओर आप ये भी पाएंगे कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काम पर टीम वर्क में आसानी से नहीं मिलते हैं,
आप लोगों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं। आप एक बहुत ही अप्रूप बेपरवाह व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो आपके घर की शांति भी खराब हो जाएगी और चीजें टूटने लगेंगी। तो आप पाएंगे अगर काम पर किसी दिन आपकी बड़ी भड़क उठी है तो दिन के भीतर घर पर कुछ खराब हो जाएगा, घर पर कुछ टूट जाएगा, घर पर कुछ संपत्ति गिर जाएगी, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कन्या लग्न वालों के लिए काम तय है। घर पर शांति बनाए रखें, घर पर चीजें व्यवस्थित रखें और अपने टीम वर्क को अपने नियंत्रण में रखें। अब तुला लग्न वालों के लिए क्या खास है, क्योंकि गुरु तीसरे घर और छठे घर दोनों का स्वामी है। अब तुला लग्न वालों के लिए बिल्कुल वृषभ लग्न वालों की तरह तुला लग्न राशि शुक्राचार्य शुक्र द्वारा शासित है। शुक्राचार्य विपरीत खेमे के नेता है, दानवों के, गुरु देवताओं के नेता या शिक्षक हैं। तो तीसरा घर और छठा घर ये कठिन घर है, ध्यान रखें। तुला लग्न शुक्राचार्य की भूत्रिकोण राशि शुक्र की, लेकिन वो गुरु है। शुक्र भी एक गुरु है और गुरु या बृहस्पति स्पष्ट रूप से एक गुरु है, तो कुछ सम्मान भी है। हालांकि आप ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप गुरु को सबसे कठिन या सबसे कठिन सबक देना चाहते हैं। तो यहाँ लग्न ही तुला है और तुला की संतुलन की ऊर्जाएं हैं, तो व्यक्ति में विशेषता होगी। अगर आप तुला व्यक्ति हैं तो आपसे संतुलन की उम्मीद की जाती है। आप योगदान देने में सक्षम होने के नाते आप वो व्यक्ति जो रिश्ते में अधिक अच्छे या सामाजिक या देने वाले हैं की उम्मीद की जाती है। तो सब कुछ रिश्ते के आसपास आता है। तीसरा घर क्या है? संचार का तीसरा घर, बात करना, प्रभाव डालना, ब्रांडिंग। तो आपका संचार चीजों को नियंत्रण में रखने की कुंजी है और आप पाएंगे कि या तो आपकी भाषा बहुत तेज या खुरदरी या सूक्ष्म या नरम नहीं है कि आप प्रतिस्पर्धा को उस तरह से रखते हैं। आप पाएंगे कि आमतौर पर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने संचार में बहुत परिष्कृत होंगे। तुला लोग सामाजिक देने वाले, लेकिन अचानक कुछ होगा और वो एक भड़कना काफी है, लंबे समय तक याद रखने के लिए काफी है। तो आपके वैवाहिक जीवन में एक भड़कना जो आपने हफ्तों या महीनों में किया होगा आपकी चुनौतियों समस्याओं में योगदान देगा और आप महसूस करेंगे मैं हर समय इतना अच्छा रहा हूँ। एक बार मैंने कुछ कहा, ये नरक क्यों टूट गया है या जो भी हो, लेकिन ऐसा ही होगा। संचार और आपका समीकरण, आपका रेपो अच्छे संबंध हो, अच्छे परिणामों की कुंजी है। किसी के साथ अपने संचार के माध्यम से आप अपना रेपो बनाएंगे और अपने रेपो के माध्यम से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप प्रतिस्पर्धा को दूर रख पाएंगे। अन्यथा आप पाएंगे कि आप हमेशा प्रतिस्पर्धा से एक कदम पीछे हैं। कोशिश करो जितनी हो सके। आप हमेशा विभाग में अपने सहकर्मियों से एक कदम पीछे रहते हैं। आप हमेशा विभाग में अन्य लोगों से एक कदम पीछे रहते हैं और वो स्वीकृति या प्रशंसा के मामले में आपसे आगे निकलते हुए प्रतीत होते हैं। आप पाएंगे कि जिस दिन संचार सही नहीं है, उचित नहीं है, या थोड़ा सा शायद थोड़ा अहंकार या थोड़ी आक्रामकता या आपके संचार या आपके मेल में भी मुखरता है, स्वास्थ्य टूट जाता है। आप सोच सकते हैं कि आपका मेल थोड़ा डांटने वाला है, लेकिन ये अभी भी विनम्र है और उस प्रभाव का दोगुना विपरीत छोर से प्रतिक्रिया के रूप में वापस आता है। जब आप शक करते हैं तो आप महसूस करते हैं, ओह, ये संचार इसलिए था क्योंकि मैं व्यक्ति को डांटना चाहता था, मैं व्यक्ति को बताना चाहता था, ये नहीं हुआ। ये वो तरीका नहीं है जिससे आप काम करते हैं या उम्मीद को सही सेट करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया विपरीत छोर से मजबूत होती है। खासकर एक टीम मीटिंग में या एक मीटिंग में जहां आप बात कर रहे हैं या आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। आप कुछ उठाते हैं, चीज आपके पास भी वापस आती है। आप या तब भी जब उस पर शांति होती है, लोग शायद आपको लेने नहीं चाहते। हो सकता है आप एक वैध बिंदु बना रहे हो, लेकिन बाद में आप महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बात करना शुरू कर देता है, आपके बारे में बात करता है और आपके सेट के कार्ड को परेशान करने की कोशिश करता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप कैसे बात करते हैं, आप किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका उपयोग आपके खिलाफ किया जा सकता है, कानून की अदालत में नहीं बल्कि जीवन में भी। दूसरी चीज ये करता है क्योंकि तीसरे घर की मेहनत की ऊर्जाएं क्या है? धनु राशि की ऊर्जा, जिसका अर्थ है कि आपको सीखते रहना होगा, आपको अपडेट करते रहना होगा कि आप लोगों के साथ कैसे संवाद कर रहे हैं, आप लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अन्यथा छठे घर की ऊर्जाएं हैं, मीन राशि की ऊर्जाएं, प्रतिस्पर्धा में हारने की। तो अगर आप बहुत संचारी नहीं हैं और अगर आप अपने सीखने के हिस्से में मजबूत नहीं हैं कि आप समय समय पर खुद को कैसे अपडेट कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसी होगी जिसे आप काम नहीं कर पाएंगे।
दूसरी चीज है अप्रत्यक्ष संचार से बहुत बहुत सावधान रहो मत और ये उम्मीद मत करो कि मैंने एक मेल भेज दिया है काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर आपने अपने जीवन साथी से बात की है और आप सोचते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया है, ये नहीं होगा। सिर्फ एक मेल भेजकर या कुछ कहकर नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार कहना होगा इससे पहले कि ये हो। ये लगभग ऐसा है जैसे आप किसी दुश्मन से बात कर रहे हैं या कोई रोड ब्लॉक है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपसे फॉलो अप 2 या 3-4 बार करना होगा इससे पहले की चीज हो। खासकर अगर आप एक महिला है, आप पाएंगे कि आपको अपने पति को कई बार बताना पड़ता है इससे पहले कि कोई चीज हो। ये आमतौर पर पति वैसे भी अपनी पत्नियों की बात नहीं सुनते जब वो उन्हें पहली बार बताती है, लेकिन हाँ, संघर्ष बड़ा होगा। संघर्ष आपके लिए अधिक होगा। पुरुषों के लिए आप पाएंगे कि आपकी पत्नी आमतौर पर इस बात पर अच्छा ध्यान नहीं दे रही है कि वो कैसी दिख रही है। वो आपके लिए आकर्षक दिखने के लिए अपने लुक्स को समान ध्यान देने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं और इच्छा भी समय समय पर भंग हो जाती है। तीसरा घर मन एक कर्म भाव है, धनुराशि दूरी तय करना। तो समय के साथ आप और साथी के बीच दूरी बनती है, इच्छा चली जाती है और छठे घर की शत्रुतापूर्ण चुनौतियों की ऊर्जाएं भी आप और साथी के बीच आ सकती है। तो मर्दानगी रोमांस को चालू रखो या उस पर काम करो और अपनी भाषा पर काम करो। अच्छी बातें कहते रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम कैसे कर रहे हो, कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजो। और अगर तुम अपने साथी के आसपास हो, अपने साथी के साथ अचानक नीले आसमान से कुछ अच्छा कहो, कुछ कहो जो सराहनीय हो, उन्हें बताओ कि वो कितने महत्वपूर्ण है। छोटी कार्रवाई करो, तब तुम पाओगे कि तुम प्रतिस्पर्धा को रखने में सक्षम हो जिस तरह से चुनौतियां हैं, और अपनी प्रतिस्पर्धा को फेंक दो गार्ड। भले ही वो लोग मीटिंग में है, जल्दी से माफी मांगो, अपनी बात वापस लो, बहुत सूक्ष्मता से चीजों को रखो तो भाषा अधिक परिष्कृत हो, चुनौतियां उस तरह से, और तुम अपना रास्ता बना पाओगे। अब वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या खास है, जहां गुरु आपके दूसरे घर और आपके 5वें घर का स्वामी है। गुरु वृश्चिक लग्न वालों के लिए दूसरे घर और 5वें घर का स्वामी है। पहले, लग्न ऊर्जा क्या है, हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी ग्रहों की स्थिति या स्वामित्व को अकेले मत देखो, हमेशा लग्न ऊर्जा के मिश्रण को भी लो, क्योंकि वो सभी अन्य ऊर्जाओं पर हावी, कभी कभी अधिरोही ऊर्जा है। हालांकि कुछ घर के स्वामी कितने भी मजबूत क्यों न हो, यहाँ तक के उच्च में भी लग्न स्वामी की ऊर्जाएं, विशेषता, व्यक्तित्व इस बात पर आएगा कि उस विशेष ग्रह का प्रसार कैसे हो रहा है। तो यहाँ दूसरा घर और 5वां घर। दूसरा घर पैसा कमाना है, 5वां घर पैसा कमाना या करियर में परिवर्तन है। और अगर आप देखते हैं दूसरा घर आपके 5वें घर से 10वां घर दूर है, तो नौकरी में परिवर्तन, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। आपसे आना होगा ताकि आप अपने पैसे में वृद्धि करें, अपनी कमाई में, क्योंकि दूसरा घर आपकी कमाई, आपकी आजीविका है। तो आपके लिए काम तय है। वृश्चिक लग्न वाले, वृश्चिक का अर्थ ही समय समय पर परिवर्तन और परिवर्तन है, जिसका अर्थ है कि आपको समय समय पर अपने जीवन में परिवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको दाव उठाना होगा, आपको समय समय पर खेल को बढ़ाना होगा, बेहतरी के लिए बदलाव लाना होगा, बुरे के लिए नहीं, या सिर्फ वैकल्पिक परिवर्तन जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। आपको समय समय पर खेल में बने रहना होगा। तो केवल जब परिवर्तन होता है, आपकी शिक्षा में बदलाव होता है, आप कुछ प्रमाण पत्र जोड़ते हैं, आप किसी कार्यशाला के लिए जाते हैं, आप इसमें डालते हैं, आप कुछ नए प्रोजेक्ट करते हैं और आप बेहतर परिणाम, बेहतर योग्यता, बेहतर सीखने, दाव उठाने, दिखाने में सक्षम होते हैं, आप पाएंगे कि वृद्धि आती है और आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो परिवर्तन आपसे आना चाहिए, परिवर्तन को आपको शुरू करना चाहिए, या तो भूमिका या आपके द्वारा किए जाने वाले प्रोजेक्ट, विभाग या संगठन ही, कभी कभी उद्योग में बदलाव। आप इसके साथ भी पाएंगे कि परिवर्तन आता है आपकी मदद करने में सक्षम होने के संदर्भ में, ताकि आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता से शुरू करते हैं और बहुत कम ही आप उसी रोशनी में बने रहेंगे। तो आप एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता से शुरू करते हैं, लेकिन आप कुछ अन्य भूमिका करना समाप्त कर देते हैं, या धीरे धीरे बिना चेतावनी के, बिना आपके एहसास के, भूमिका कमजोर हो जाती है और आपकी शैक्षणिक योग्यता से दृढ़ता से जुड़ी नहीं रहती है, क्योंकि परिवर्तन, बदलाव भी होता है। दूसरी चीज ये आपके रोमांटिक संबंध और आपके दूसरे घर के बारे में भी है, जो मार्ग घर भी है। उदाहरण के लिए, क्योंकि 5वें और दूसरे घर की ऊर्जाएं यहाँ संबंधित हो रही है, तो परिणाम भी संबंधित हो रही है। आप पाएंगे जब आप एक नए संबंध में आ रहे हैं तो कुछ और काम पर होता है, आप नहीं जानते कि कनेक्शन क्या है,
लेकिन जब भी आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, या आप शादी करते हैं, या आप किसी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, या आप किसी को हाँ कहते हैं, जब कोई प्रपोज कर रहा है, काम पर कुछ होगा कि चीजें कैसे आकार ले रही है, नई भूमिका आपके पास आ रही है, नई चीजें आपके साथ हो रही है, वेतन वृद्धि आ रही है, नया अवसर आ रहा है, तो काम पर भी कुछ हलचल होगी जो आपकी आय क्षमता, आपकी आजीविका से भी अप्रत्यक्ष या सीधे तौर पर जुड़ी होगी। तो रिश्ता पैसे और पोषण से जुड़ी किसी चीज को ट्रिगर करता है। बैंक बैलेंस कैसे आ रहा है। दूसरा, आप रिश्ते के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये भी बैंक बैलेंस आपके साथ रहने से निपटेगा। आपको एक ऐसे रिश्ते में ले जाना जहां व्यक्ति चाहता है कि आप उन पर बहुत पैसा खर्च करें, उन पर बहुत ध्यान दें, आप उनके लिए बहुत सी चीजें खरीदते हैं, उन्हें डेट्स, मूवीज, डिनर के लिए बाहर ले जाते हैं, और आप पाएंगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। तो सही व्यक्ति के साथ रिश्ते में आना महत्वपूर्ण है ताकि दूसरा घर बरकरार रहे, क्योंकि कमाई बचत का दूसरा घर रोमांस के पांचवें घर और आप रिश्ते में किसके साथ है, यहाँ तक कि एक प्रतिबद्ध रिश्ते में भी सीधे जुड़ा है। तो कई बार आपका साथी ये दिखा सकता है कि व्यक्ति मितव्ययी है, लेकिन शब्दों के बिना अचानक कुछ साथी चाह सकता है कि आप करें, चलो छुट्टी पर जाए, चलो संपत्ति खरीदे, चलो ये निवेश करें, मेरे लिए ये चीज खरीदे, चलो दोस्तों के लिए पार्टी करें। कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और आप खाएंगे, और वो एक साथी द्वारा लाया जा सकता है। ये सीधे तौर पर साथी से जुड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन साथी आपके ध्यान में लाएगा कि हमें असन के लिए स्कूल की फीस बनाने की जरूरत है, या हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि असन एक बेहतर कॉलेज या विदेशी विश्वविद्यालय में जाए। आप बचत करें। तो वो पहल या संचार, चेतावनी, कार्रवाई आपके जीवन साथी की ओर से आएगी जिसके कारण आपका दूसरा घर प्रभावित होता है। तो अपने जीवन साथी, अपने साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखना, साथी को भी अपने निर्णय लेने में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई निर्णय अपने साथी को शामिल किए बिना, अपने साथी को बताए बिना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी वृद्धि या बचत प्रभावित होती है। ये एक और बात है कि एक चुनौती हो सकती है, घर पर एक तर्क हो सकता है, लेकिन आपकी बचत, आपकी वृद्धि, आपकी आजीविका प्रभावित होती है। कोई भी निर्णय जो आप अपने साथी को कमरे में रखे बिना लेते हैं, भले ही आप साथी को निर्णय में शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि ये उससे जुड़ा नहीं है, बस उन्हें निश्चित रूप से बताएं कि आज मैं इस डील के लिए, इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं उसके बाद आपको कॉल करूंगा। तो एक तरह से आप व्यक्ति को बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि वो सीधे जुड़ रहा है। तो कई बार हमें एहसास नहीं होता कि राशि चक्र इसे कैसे जोड़ रहा है, लेकिन राशि चक्र आपको बता रहा है कि ये जुड़े हुए हैं। व्यक्ति को नाम में रखो। इसका मतलब ये भी है कि कई बार बच्चे वो भी हो सकते हैं जो या तो बच्चों पर आपके खर्च को दूर करते हैं, पांचवा घर, या बाद में बच्चे आपके लिए अप्रत्यक्ष गेम लाने वाले भी बन सकते हैं, सीधे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो बच्चे आपकी देखभाल कर सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बच्चे आपके लिए उन कोनों को भी ला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपको बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, आपको बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त बनने होंगे। कई बार हम बच्चों के साथ अपने संबंध पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में हम शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा मुझे पर्याप्त नहीं बुलाता है, वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, और हम ऐसा करते हैं। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध, आप पाएंगे कि आपकी वृद्धि भी आती रहती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि बच्चों को तोहफों से बिगाड़ दो या नहीं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनसे अच्छी तरह बात करो, उनके साथ समय बिताओ। आप काम पर बहुत व्यस्त हो सकते हैं, या जब आप घर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, कुछ ऊर्जा बरकरार रखें, उनके साथ समय बिताएं। घर आकर रात का खाना न खाएं और फिर नेटफ्लिक्स शो देखें और कुछ भी, बस बच्चों से 2 मिनट के लिए बात या चैट करें। ऐसा न करें, अपने बच्चों को नजरअंदाज न करें। समय प्रयास, अपने बच्चों के साथ अच्छा समीकरण निवेश करें, और आप पाएंगे कि अप्रत्यक्ष या सीधे तौर पर आप पाएंगे कि दावेदार बाढ़ में जाते हैं। अगर आपके बच्चे खुश हैं, घर पर मुस्कुराते हुए बच्चे हैं, तो आप पाएंगे कि आप आय क्षमता के संदर्भ में पोषण, या तो आपकी प्रतिबद्धता, आपके रिश्ते और आप बच्चों से कैसे जुड़ रहे हैं, और आपकी शैक्षणिक योग्यता और आप कैसे परिवर्तन ला रहे हैं से जुड़ा है। तो अगर आप वृश्चिक पक्ष में पैदा हुए हैं, तो लग्न राशि के रूप में आपके लिए काम तय है कि आप वो है जो अपने रिश्ते से जुड़ी अच्छी चीजों और परिवर्तन से जुड़ी अच्छी चीजों को शुरू करेंगे। अब धनु लग्न वालों के लिए गुरु के लग्न और चौथे घर के स्वामी होने के कारण क्या खास है। धनु गुरु की मूल त्रिकोण राशि है।
इसलिए ये एक विशेष राशि है। वैसे भी ये विश्वास और आस्था, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा की राशि है और ये आपके चौथे घर से जुड़ रही है। गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण राशि, सबसे महत्वपूर्ण घर, क्योंकि ये लग्न और चौथा घर है। लग्न कोई और महत्वपूर्ण घर नहीं हो सकता। चौथा घर वो है जहाँ कुंडली में कर्क राशि के चौथे चिन्ह में गुरु उच्च का हो जाता है। तो धनु गुरु के लिए एक विशेष राशि है। ये न केवल इसकी मूल त्रिकोण राशि है, बल्कि ये सभी ऊर्जाओं का चरमोत्कर्ष भी है। ध्यान रखें, धनु तारा प्रणाली जो आकाशगंगा के केंद्र में है। हमारी सौर प्रणाली आकाशगंगा का हिस्सा है और आकाशगंगा केंद्र धनु तारा प्रणाली है। इसलिए धनु स्थल सभी ऊर्जाओं के एक साथ आने का चरमोत्कर्ष है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों धनु राशि कुंडली में राशि चक्र में सबसे महत्वपूर्ण राशि है। तो हाँ, धनु राशि ही लग्न बन जाती है तो इसका मतलब है कि ये आपको सीखने के लिए दिया गया जीवन है और आप पाएंगे कि बहुत अच्छे परिणाम आपके पास आते हैं, बहुत अच्छे लाभ आपके पास आते हैं जब आप सीखते रहते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में नहीं, बल्कि सच्चे अनुभवात्मक सीख। लेकिन गुरु क्या करता है? ये आप पर चुनौतियां फेंकता रहता है, आपको सिखाता रहता है। गुरु एक शिक्षक है, इसलिए ये आप पर मुद्दे फेंकता है। तो क्या होता है? अचानक कुछ टूट जाता है। सीखना क्या है? आपको साइकिल की तरह नहीं होना चाहिए, आपको टालमटोल नहीं करना चाहिए। समय पर टाका लगाना 9 बजाता है। जब आपकी कार में छोटी चुनौती विकसित होती है, आपकी कार में छोटी आवाजें आती हैं, तुरंत इसे ठीक करवाए, अन्यथा आपको सबक सिखाया जाएगा। तो ये जीवन भर आपको सबक सिखाने की जगह है। अगर आप आलसी रही है, अगर आपने टालमटोल किया है, अगर आपने दाव नहीं उठाया है, अगर आप नियंत्रण में नहीं है, अगर आप चीजों के शीर्ष पर नहीं है, अगर आप चीजों से आगे नहीं है बजाय बाद में चीजों को बदलने के, और ये समय पर आप पर फेंका जाता है। लेकिन ये एक ऐसी राशि भी है जहां राशि चक्र में उच्च ऊर्जा में आपका विश्वास और विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब भी आप महसूस करते हैं, कभी कभी कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वो चीजों में विश्वास नहीं करते, वो उच्च ऊर्जा में विश्वास नहीं करते, वो प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं करते। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास और विश्वास की धनु ऊर्जाएं और कुंडली में 9वां घर शैक्षणिक संस्थान या आध्यात्मिक संस्थान का चिन्ह भी है। यह मंदिरों या आध्यात्मिक स्थान का चिन्ह भी है, जिसका अर्थ है कि किसी आध्यात्मिक स्थान से जुड़े रहें या बने। समय समय पर मंदिर जाए या आध्यात्मिक स्थान पर जाए या अपनी प्रार्थनाएं करें। प्रभु के प्रति, परम ऊर्जा के प्रति कृतज्ञ होने की प्रार्थना महत्वपूर्ण है कि जहां भी आप एक अच्छे स्वभाव चरित्र के संदर्भ में अपना बचाव कमजोर कर रही है, जिसकी आपको आवश्यकता है, राशि चक्र आप पर वार करेगा। और ये वार कहाँ करता है? संपत्ति पर। चौथा घर लग्न से जुड़ा है, तो जब भी लग्न आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, चौथा घर क्यों? चौथा घर मीन राशि की ऊर्जाएं है। हार मानना, नुकसान, फिजूल खर्ची। तो आप पाएंगे कि जब भी आप अपना बचाव कमजोर कर रही हैं, आप अपने मूल्यों को कमजोर कर रही हैं, चौथा घर प्रभावित होता है, आपकी संपत्ति प्रभावित होती है। तो जब भी आप महसूस करते हैं या देखते हैं कि यदि आप कार्रवाई या आदतों में हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, जो वास्तव में लोगों के साथ साझा करने में आरामदायक नहीं है, जिन पर आपको गर्व नहीं है, चौथा घर प्रभावित होता है, संपत्ति प्रभावित होती है। तो अगर आप बुरी आदतों में हैं, खासकर अगर आप बहुत धूम्रपान करते हैं या अगर आप शराब में लिप्त हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी संपत्ति एक निश्चित बिंदु से आगे कभी नहीं बढ़ती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपनी सारी मेहनत कर रही हैं कि आप वो निवेश करते हैं, आपको वो घर मिलता है, आपको वो कार मिलती है, आप बनाते हैं, आपको जीवन की सभी सुविधाएं मिलती है, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपको नहीं मिलता। आप कार के लिए बचत कर रहे होंगे और लंबे समय तक अचानक कुछ आता है बचत, आपको इसमें से पैसा निकालना होगा, आप अपनी पसंदीदा कार नहीं खरीद सकते। तो जिसका मतलब है कि आपका व्यवहार बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ कार्रवाई जो आप करते हैं, प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ नहीं, अपने कार्यालय में काम शुरू करने से पहले हमेशा प्रभु के प्रति कृतज्ञ या आभारी होना शुरू करें। तो काम शुरू करने से ठीक पहले, चाहे आप किसी देवता की तस्वीर रखते हैं या नहीं, इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और वास्तव में घर या अपने कार्यस्थल पर तस्वीरें या देवताओं या मूर्तियों को न रखना अच्छा है, लेकिन अपने दिल में एक मौन प्रार्थना कहें, हे प्रभु, आपने हमेशा मुझे अच्छा रखा है, ये दिन मेरे लिए एक अच्छा दिन होने दो, दिन भर मेरे काम में लाओ। तो प्रार्थना से शुरू करें जब भी आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं, जब भी आप एक शुभ काम कर रहे हैं,
कभी मत भूलना। दूसरा, अपने भोजन से पहले हमेशा कृतज्ञ रहें, एक प्रार्थना कहें, प्रभु को धन्यवाद दें। उदाहरण के लिए मुसलमानों में हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, प्रभु के नाम से शुरू करते हुए सबसे लाभकारी और सबसे दयालु, और फिर हम खाते हैं तो हम प्रभु को उस भोजन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो प्रभु दे रहा है। आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। अपने दिल में एक मौन प्रार्थना कहें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप विश्वास और कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं तो चौथा घर प्रभावित होता है। आपको एहसास नहीं होगा कि क्यों, लेकिन ये दोनों घर जुड़ रहे हैं। आप कभी भी संपत्ति में नहीं बढ़ते, आप एक निश्चित बिंदु से परे पैसा नहीं बढ़ाते। तो कृतज्ञ होना सीखना, किसी अच्छी चीज, शुभ काम से पहले एक मौन प्रार्थना कहना महत्वपूर्ण है। और आप पाएंगे कि जितनी अधिक शांति आप घर पर रखते हैं उतना ही आप पवित्र ऊर्जाएं दे रहे हैं। हमेशा अपने घर में बहुत कल्पनाशील होना, नई चीजें लाना, हंसमुख व्यक्ति होना, खुश व्यक्ति होना, घर में खुशी लाना बजाय परेशानी के। आप पाएंगे कि लग्न भी प्रभावित होता है, आपकी कदकाठी बढ़ती है, समाज में आपका सम्मान बढ़ता है। आप अपने घर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, समाज में आपकी कदकाठी कभी भी एक बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप उस विकास, उस वेतन वृद्धि को चाहते हैं, आप अपने कॉर्पोरेट जीवन में उच्चतम उत्कृष्टता तक पहुंचना चाहते हैं, आप कभी भी पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। कुछ या अन्य रोड ब्लॉक आएगा, प्रमोशन रुक जाएगा, परिवर्तन आदेश बन जाएंगे, आपको संगठन में विकास नहीं मिलेगा। आपको उस वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए कम ब्रांड या कुछ और में बदलना होगा। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए काम तय है। कृतज्ञ रहें, आभारी रहें, प्रार्थना से चीजें शुरू करें, शुभ कामों से चीजें शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्तियां रखें या कुछ और, वास्तव में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पर शांति बनाए रखें, घर पर चीजों को नियंत्रण में रखें, घर पर सब कुछ अच्छा आरामदायक रखें। तब आप पाएंगे कि आपकी कदकाठी बढ़ती है, आपके लिए बेहतर चीज, बेहतर समृद्धि आती है। अब मकर लग्न वालों के लिए गुरु के 12वें घर और तीसरे घर दोनों के स्वामी होने के कारण क्या खास है। अब ये एक बहुत बहुत कर्मिक स्थान है। अब हम शनि की ऊर्जाओं के साथ गुरु की ऊर्जाओं में प्रवेश कर रहे हैं। अब 12वां घर विषय क्षेत्र पक्ष, गुरु का कोना चिन्ह आपके तीसरे घर से जुड़ रहा है, जिसका अर्थ है कि आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आप सावधान नहीं हैं, अगर आप शिक्षित विकल्प नहीं बना रहे हैं। धनु राशि सीखने की राशि है, तो गुरु एक शिक्षक है। गुरु आपको एक सबक सिखा रहा है कि सावधान रहें कि आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो कई बार आप पाएंगे कि काम होने से पहले आपको 2, 3, 4 संचार लिखने होंगे। काम होने से पहले आपको लोगों को 2 बार 3 बार याद दिलाना होगा। यहाँ तक कि आपके टीम के सदस्य भी, आप उन्हें एक कार्य देते हैं, आप एक कार्य सौंपते हैं, ये तब कभी नहीं होगा जब आप उन्हें केवल एक बार बताएंगे, आपको इसका अनुसरण करना होगा। तो एक है नियमित रूप से एक अच्छे तरीके से संवाद करना और अनुसरण भी करना। तो सिर्फ एक मेल भेजने से काम नहीं चलेगा, आपको हमेशा अनुसरण करना होगा। आपको अपने जीवन साथी को कुछ बताना है, जीवन साथी को कुछ करना है, आपको इसका अच्छे से अनुसरण करना होगा, डांटते हुए नहीं, अन्यथा बर्बाद मेहनत। और आपको अनुसरण करते समय उनमें विश्वास भी रखना होगा। तो सूक्ष्म प्रबंधन कुछ ऐसा है जिससे आपको बचना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके संचार कौशल बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि नुकसान दूर रखे जाए, क्योंकि 12वें घर का नुकसान संचार के तीसरे घर से जुड़ रहा है और तीसरा घर उपचय घर है, जिसका अर्थ है कि आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी होगी इससे पहले कि आपको लाभ मिले और नुकसान दूर रखे जाए। ये एकल भूमिका में अधिक काम करने की भी एक अच्छी जगह है। यहाँ तक कि एक टीम वर्क में आपकी व्यक्तिगत क्षमता सामने आनी चाहिए, आपका व्यक्तिगत योगदान टीम से अधिक होना चाहिए। धन घर की ऊर्जाएं या एकांत में काम करना, अकेले काम करना, मेहनत के तीसरे घर से जुड़ा हुआ उपचय घर लंबे समय में आपको लाभ दे रहा है। तो आप पाएंगे कि लंबे समय में जब आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लोग ये भी महसूस करते हैं कि आप कोई है जो मेहनत करते हैं, आप भी अपनी पीठ झुका रहे हैं, अन्यथा वो श्रेय जो आपसे लिया जाता है 12वें घर की बर्बाद मेहनत आती है। ये भी एक अच्छी जगह है जहां आप जितनी अधिक योग्यता जोड़ते हैं आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। आप बहुत हैरान होंगे कि अगर आप कोई है जो अपने खर्चों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, उदाहरण के लिए आप बड़ा पैसा खर्च करते हैं, कुछ ऐसा जो आप आमतौर पर नहीं करते हैं,
मान लीजिए आप करते हैं, आप पाएंगे कि अगले 2-3 दिनों में आपका संचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। लोग आपको नहीं समझते, लोग आपको गलत समझते हैं, तर्क और झगड़े भी हो सकते हैं। तो अगर आप घर पर बड़ा खर्च करते हैं, उदाहरण के लिए आप एक कार खरीदते हैं, अगले 2 या 3 दिनों में आप देखते हैं कि आपका संचार कैसे होता है। आप गलतफहमी पाएंगे, डीलर जिससे आपने कार खरीदी है उसने कुछ और समझा है, आपने कुछ और कहा है। आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहां आप अपनी कार चलाकर जाना चाहते हैं, आप दिशाओं को भूल जाते हैं, आप दिशाओं को गलत पढ़ते हैं, तो कुछ गलतफहमी होगी और आप पाएंगे कि कुछ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि राशि चक्र आपको बता रहा है फिजूल खर्ची मत करो, जितना संभव हो बचाओ। जब आपने फिजूल खर्ची कहा, राशि चक्र आपको कुछ संकेत देगा, तो ये जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम नहीं समझते कि ये ऊर्जाएं कैसे काम करती है, लेकिन आप पाएंगे कि जब भी आप पैसा बर्बाद करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अचानक शायद फिजूल की चीजों पर जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तीसरे घर का संचार प्रभावित होता है। और फिर आप अगले 3-4-5 दिनों, 1 सप्ताह के लिए पाएंगे, हालांकि कठिन प्रयास जो आप करते हैं, काम पर आपको जो लाभ या आउटपुट मिलता है वो नहीं आता है। और आप महसूस करते हैं, क्या ये क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है, मैं एक मेल भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये कहा है, आप एक आवेदन डालने वाले हैं और आवेदन 2 या 3 दिनों में मंजूर होना चाहिए। कोई 1 सप्ताह से 10 दिन 15 दिनों तक इस पर सो रहा है, बॉस नहीं है, आप जानते हैं, आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है। कुछ बाधाएं आपके पास आती है जिसके कारण आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाए हैं या काम पूरा नहीं कर पाए हैं, खराब खर्च या बहुत फिजूल खर्ची के कारण। तो ये आपके लिए काम तय है, क्योंकि ये चिन्ह है। ध्यान रखें, तो कड़ी मेहनत, ईमानदारी से जांच, प्रतिबद्धता, वफादारी। दूसरी बात, फ्लर्ट मत करो अगर आप मकर राशि के साथ पैदा हुए हैं, क्योंकि तब आप पाएंगे कि ये आपको सताएगा। अगर आप फ्लर्ट करते हैं, अगर आप दिखा रहे हैं जबकि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, आपके पास किसी के लिए दिल है और आप एक प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हमारा दूसरों के लिए क्रश होता है, लेकिन उस दिशा में कार्रवाई करना, व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करना, व्यक्ति से बात करने की कोशिश करना, व्यक्ति के करीब जाने की कोशिश करना, या मुझे व्यक्ति की पैंट के नीचे जाना है या उस स्कर्ट को बदलना, ये अच्छा नहीं है। प्रतिबद्धता, वफादारी, मकर राशि के साथ सीमाएं, कहो कि ये थोड़ा अन्यथा है। नुकसान, बड़े नुकसान आपको एहसास नहीं होगा। आप काम पर या किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं, अगले 2 या 3 दिनों में आप देखते हैं कि ये कैसे जाता है। देखिए कि ये आपके साथी के साथ घर पर कैसे जाता है, देखिए कि ये आपके संचार में कैसे जाता है, देखिए कि ये आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम के साथ कैसे जाता है। आप पाएंगे कि आपको इसके परिणाम नहीं मिलते हैं। तो बहुत सुनिश्चित रहें, अपनी सीमाएं बरकरार रखें, प्रतिबद्ध और वफादार रहें, अपने संचार कौशल पर काम करें, फिजूल खर्ची न करें, अपने खर्चों को न्यूनतम रखें या बहुत कम ही फिजूल खर्ची करें। आपके पास वास्तव में बहुत कुछ होना चाहिए इससे पहले कि आप उस कार्रवाई को करें। जितना आप पाते हैं कि चीजें आपके लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि गुरु की ऊर्जाएं आपके लिए मजबूत खेल में है। अब कुंभ लग्न वालों के लिए क्या खास है, जहां गुरु 11वें घर का स्वामी है और गुरु आपके दूसरे घर का भी स्वामी है। अब कुंभ ऊर्जाएं, ये बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव, सामूहिक प्रभाव है जिसका प्रतिनिधित्व कुंभ करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी कार्रवाई या प्रतिक्रिया छोटी नहीं होगी, सूक्ष्म नहीं होगी। यह क्योंकि 11वें घर की ऊर्जाएं चित्र में आ रही है, आपकी इच्छाएं, आपकी चाहतें दूसरे घर से जुड़ रही है, कमाई, खर्च, लेकिन पोषण, मूल्य। तो गुरु क्या कह रहा है, हम आपके सर्वोत्तम मूल्यों पर हैं, अन्यथा वो समाज जिसका प्रतिनिधित्व कुंभ करता है, बड़ी दुनिया में आप लाभ नहीं कर पाएंगे, आपका नाम खराब हो जाएगा। कुंभ ऊर्जा ही कुंडली में 11वें घर की ऊर्जा है और धनु राशि विभिन्न लोगों के लिए आपके 11वें घर में है, इसलिए मजबूत 11वें घर की ऊर्जाएं कमाई के दूसरे घर से जुड़ रही है। तो हाँ, सीधे राशि चक्र आपको बता रहा है कि आप जनता के साथ या जनता के सामने अपने मूल्यों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इसका असर आपकी वेतन वृद्धि, आपकी कमाई क्षमता, आपकी बचत पर पड़ेगा। तो आप पाएंगे, सबसे पहले 11वां घर एक उपचय घर है, लंबे समय तक काम करता है, इसलिए आपको वास्तव में धीमी कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि उच्च कमाई, उच्च वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकें। इसके शीर्ष पर, अगर आप किसी सामाजिक कारण में योगदान नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी वेतन वृद्धि नहीं आती है। तो या तो और समाज में बहुत योगदान देता है
और आपकी एक प्रमुख भूमिका है। यदि नहीं तो अपने काम के बाहर कुछ करें, कहीं योगदान दें, कुछ करें। देखिए, बस सोचना, ओह मुझे वास्तव में बच्चों के लिए लगता है, मुझे इस विशेष जलवायु परिवर्तन के लिए खेद है, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर रही हैं। आप न्यूनतम कर रही हैं ये दिखाने के लिए कि आप जानते हैं कि ये कुछ आप जानते हैं कुछ योगदान या होंठ सेवा देने जैसा है, मदद नहीं करेगा। आपको वास्तव में एक ऐसा हिस्सा निभाना होगा जहां आप किसी सामाजिक चीज में शामिल होते हैं, अन्यथा आप पाएंगे कि वेतन वृद्धि नहीं आ रही है। अब आप पाएंगे, आप कहेंगे वो कैसे जुड़े हैं, वो राशि चक्र के संकेतों के कारण जुड़े हुए हैं। कुंभ ऊर्जाएं कमाई के दूसरे घर में, मीन ऊर्जाएं धनु ऊर्जा 11वें घर में इच्छाओं और चाहतों की ओर जा रही है। कुंभ की 11वें घर की ऊर्जाओं और कमाई के दूसरे घर से जुड़ रही है, तो आपकी वेतन वृद्धि, बैंक में बचत की इच्छाएं और चाहते अंदर नहीं आएंगी यदि आप किसी कारण में योगदान नहीं देते हैं। दूसरा, छोटे ब्रांड के बजाय बड़े ब्रांड्स के लिए काम करने की कोशिश करें और देखिए कि जिस संगठन के लिए आप काम करते हैं वो बड़ी दुनिया में योगदान देता है, या आप वैसे भी अपनी तरफ आपको कुछ करना होगा। दूसरा, एक बड़ा नेटवर्क सर्किल रखने की कोशिश करें, लोगों के साथ दोस्त बनाने की कोशिश करें, अपने नेटवर्क सर्किल को बढ़ाने की कोशिश करें। भले ही आप उनके साथ महान दोस्त नहीं हैं, फिर भी कोशिश करें और अधिक लोगों को जानें, उन चीजों के माध्यम से करें जिनसे आप जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक कोर्स करना या शायद महीने में एक बार कुछ समय देना, एक कोर्स के लिए काम करना, उन लोगों या संगठनों के पास जाना जो अन्य लोगों के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है। उसके माध्यम से नेटवर्क बढ़ेगा और आप पाएंगे कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो नेटवर्क के माध्यम से आप लाभ कमाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पीटर को कुछ समय देते हैं या वो यूनिसेफ को समय देते हैं, कभी कभी वो जलवायु परिवर्तन या कुछ और देते हैं, तो वो सप्ताहांत में संगठनों के साथ काम करेंगे। जब वो योगदान देंगे वो बच्चों को भी साथ ले जाएंगे, संपर्क करेंगे और फिर वो वहाँ एक नेटवर्क विकसित करेंगे और नेटवर्क के माध्यम से वो लाभ कमाते हैं। तो हम महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग है, ये एक संयोग नहीं है। ध्यान रखें, राशि चक्र ऊर्जाएं एक संयोग नहीं है दोस्तों, उनका उपयोग करने के लिए अभिप्रेत है। वो आपको दिए जाते हैं और कुछ चिन्ह कुछ घरों में पड़ते हैं ताकि वो ऊर्जाएं खेल में आए। अगर आप वास्तव में ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो विश्वास करें कि वो चिन्ह ऊर्जाएं जुड़ रही है, चाहे आप चाहे या न चाहे, चाहे आप नहीं जानते कि ये राशि चक्र कैसे काम करता है। राशि चक्र की गुप्त राहें परम ऊर्जा की है। तो हाँ, कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत और एक कारण में योगदान देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कमाई वहां हो। और कोशिश करें और अपना नाम दाग मुक्त रखें। सुनिश्चित करें कि आपका चरित्र लोगों द्वारा दाग मुक्त किसी के रूप में देखा जाता है। अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत मेहनत करें। समाज में आपकी जितनी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, कमाई जुड़ी होगी, तो भले ही कोई आपके काम से जुड़ा न हो, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ ऐसा हुआ है जहां आपका नाम समाज में खराब हो गया है। आप आमतौर पर एक बहुत अच्छे आदमी के रूप में देखे जाते हैं। एक दिन किसी पड़ोसी के साथ आपकी टकरार हुई और आप उस व्यक्ति को गाली देते हैं। आप कुछ कहते हैं, तुरंत लोग महसूस करते हैं, ओ ये लड़का, हमने सोचा वो एक अच्छा लड़का है, देखो वो कैसे गाली देता है, वो ऐसा अपमानजनक व्यक्ति है, वो इतना अशिष्ट है, उसके पास शिष्टाचार नहीं है। अब कहानी तब समाप्त नहीं हुई है। आप पाएंगे कि वो दिन या दिनों या हफ्तों के भीतर आप पाएंगे कि आपका कोई काम रुक गया है, बस नहीं चल रहा, चीजें बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि समाज में आपकी प्रतिष्ठा खराब है। आप पाएंगे कि काम नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा है। अगर मूल्यांकन का समय है तो और सावधान रहें, अन्यथा ये सीधे आपकी कमाई से जुड़ा हुआ है, आपकी बचत से जुड़ा हुआ है। ये इस बात से जुड़ा है कि आप अपना जीवन कैसे कमाते हैं। तो एक सामाजिक कारण के लिए काम करें, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, समाज में योगदान दें, समय समय पर समाज को कुछ समय दें, एक बड़ा विश्वास रखें, बड़े संगठन के लिए काम करें, एक अधिक सामाजिक नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, उनके साथ अधिक मित्रवत रहें। और फिर आप पाएंगे कि कैसे कुंभ पक्ष ऊर्जाएं गुरु की ऊर्जाओं के साथ मिलकर 11वां घर, दूसरा घर आपको वेतन वृद्धि देगा, आपको बैंक में अधिक पैसा देगा, आपको बैंकिंग में अधिक पैसा देगा, आपकी वित्तीय सुरक्षा की सुरक्षा भी करेगा। अब मीन लग्न वालों के लिए क्या खास है, जहां गुरु 10वें घर और लग्न का स्वामी है। ये एक सबसे कर्मिक, लगभग एक मोक्षोन्मुख स्थान है। अब मीन ऊर्जाएं वैसे भी 12वें घर की ऊर्जाएं एकांत और अकेलेपन की, लेकिन मीन ऊर्जाएं सबसे आशावादी लोग भी है, ये सबसे हंसमुख लोग हैं।
लेकिन ये वो लोग भी हैं जो कभी कभी पूरी तरह से बस चूक गए हैं। वो बस नहीं जानते कि जमीन पर क्या हो रहा है। वो अपनी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वो दिवा स्वप्न देखते हैं। वो हमेशा कल का दिवा स्वप्न देखते हैं। ये हो सकता है या ये होना चाहिए। बड़े सपने देखना, बड़ी योजनाएं बनाना, सोचना, लेकिन काम पर कार्रवाई, क्योंकि अभी तक 10वां घर सीधे लग्न से जुड़ रहा है। तो आपके सपने, आपकी आकांक्षाएं, आपकी कटकाठी, आपका सम्मान, लग्न पर सब कुछ, आपके कर्म 10वें घर से जुड़ रहा है। और 10वें घर की ऊर्जाएं क्या है? धनु ऊर्जाएं सीखना, शिक्षा और अनुभव। तो राशि चक्र आप पर अनुभव, स्थितियां समय समय पर फेंकता रहेगा, अच्छा और बुरा। अब राशि चक्र आपसे उम्मीद करता है कि आप उससे सीखिए ताकि फिर सीखने के माध्यम से आपको एक वेतन वृद्धि दी जाए, आपको जीवन में एक बेहतर कटकाठी भी दी जाए और आपको इसे सकारात्मक रूप से करना होगा। सकारात्मक मानसिकता वैसे भी आपको दी गई है, लेकिन आपको काम पर बहुत रचनात्मक और कल्पनाशील होना होगा। अगर आप दिन ब दिन एक ही काम करते हैं तो आपको एक ही परिणाम मिलते हैं। तो राशि चक्र आपको बता रहा है, अधिक रचनात्मक बनो, काम पर अधिक कल्पनाशील बनो, अपना सीखना लाओ, नई चीजें और कार्रवाई सीखो। सीखना कार्रवाई से जुड़ रहा है। अगर आप सीख रहे हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने श्रम का फल नहीं मिलता है। तो सीखना, शिक्षा, योग्यता या कोई घटना जिससे आप गुजरे हैं उससे सीखें और अपना लाभ, अपना संचार, अपना समीकरण, अपनी कार्रवाई बेहतर करें। तब राशि चक्र आपको एक उच्च कटकाठी भी देगा, आपको बेहतर लाभ देगा और बर्बादी को बचाएगा या कम करेगा। लग्न में मीन राशि के साथ प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि आपका कर्म सीधे आपकी कटकाठी में बर्बादी से संबंधित है। अब हम नहीं जानते कि ये ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, लेकिन ये है कि ऊर्जाएं कैसे जुड़ रही है। राशि चक्र कह रहा है कि हमने आपके 10वें घर को आपके लग्न से जोड़ दिया है। सीखने की धनु ऊर्जाएं आपके आराम क्षेत्र से परे जा रही है। तो राशि चक्र आप पर चीजें फेंकता रहेगा जो आपके आराम क्षेत्र से बाहर होंगी। यहाँ आपको सीखना होगा, आपको दाव उठाना होगा, तब आपकी कटकाठी, समाज में सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी बर्बादी भी कम हो जाएगी। यदि नहीं तो क्या होगा? हालांकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, प्रयास फल नहीं देंगे। आप जितनी चाहें उतनी कोशिश करें, प्रमोशन आपके पास नहीं आ सकता है, विकास आपके पास नहीं आएगा। तो मीन लग्न वाले के लिए काम तय है। आपके कर्म के 10वें घर में जाने वाली धनु राशि आपके दाव उठाने तक जुड़ रही है, जब तक आप सीखना और नई चीजों को अभ्यास में लाना नहीं देते और बहुत कल्पनाशील और काम में अधिक योगदान देने के माध्यम से किसी का श्रेय चुराने की कोशिश मत करो, श्रेय साझा करो। भले ही आपने अकेले कुछ काम किया हो, अगर आप श्रेय साझा नहीं करते हैं तो धन्यवाद साझा करें, कृतज्ञ नहीं। उस अन्य विभाग या जिसने भी आपके साथ काम किया है उसे कॉल करें और कहें बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही आप इसे सार्वजनिक रूप से न बताएं, लोगों को धन्यवाद दें। काम पर जितने अधिक लोगों को आप धन्यवाद देते हैं, काम पर उतना ही अधिक आभार दिखाते हैं। आप पाएंगे कि आपकी कटकाठी भी काम पर बढ़ती है, आपके नुकसान कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात, कोशिश करें और काम पर अन्य लोगों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम बने ताकि तब प्रदर्शित कर सकें और अपने बॉस से प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त कर सकें। ये एक आसान स्थान नहीं है, आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी जब धनु राशि 10वें घर में जाती है और मीन लग्न में जाती है। कोई भी मीन राशि वाले व्यक्ति से आप बात करते हैं, वो बहुत आशावादी है, वो बहुत हंसमुख है, लेकिन ये लोग उत्तर देते हैं जो सबसे चुनौतीपूर्ण भावनात्मक उथल पुथल से गुजरे हैं। वो उतार चढ़ाव जो उन्हें मिलते हैं और कुछ हद तक ये उनके कर्म, उनकी कार्रवाइयों से भी जुड़ा हुआ है, बिना सोचे समझे। अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो आप पाएंगे कि राशि चक्र आप पर अधिक बता रहा है। तो कोई और एक छोटे से अपमान से बच सकता है, आप नहीं बचेंगे। कोई एक थप्पड़ से बच सकता है, आप नहीं बचेंगे। यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी। अधिकतम सर्वोत्तम व्यवहार, अधिक देना, अधिक दानशील, जिसका प्रतिनिधित्व मीन ऊर्जा करती है, बहुत अधिक प्रेरित होना, लेकिन अपना सर्वोत्तम व्यवहार, सर्वोत्तम मूल्य भी लाना और हमेशा योगदान देखना। तो जब भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं क्या योगदान दे रहा हूँ, मैं लोगों के जीवन में अच्छाई कैसे ला रहा हूँ। तो आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम के माध्यम से लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना रहा हूँ। उस पक्ष, उस चीज को ध्यान में रखो। आप सभी स्वतः महसूस करेंगे कि दिन आपके लिए बेहतर जाता है। जब भी आप सुबह अपना दिन शुरू करते हैं कि मैं राशि चक्र में क्या योगदान दे रहा हूँ, मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति में कैसे योगदान दे रहा हूँ,
मैं अपने मोक्ष में कैसे योगदान दे रहा हूँ। सुबह उस विचार के साथ दिन शुरू करें और कोशिश करें और उस दिन के लिए एक पैसा, $1, ₹1 जो भी हो अलग रखें। आपको याद दिलाए मीन ऊर्जा ऐसा रोज करें। ₹1 या $1 लें, जो भी आप वहन कर सकते हैं, इसे दूर रखें। एक छोटा जो है पिग्गी बैंक या कुछ रखें, इसे रोज डालें। एक चीज डालें, उस चीज को दूर रखें। और महीने के अंत में या जब भी आप दान करते हैं, कैसे ऊर्जाएं आपके लिए अवसर पैदा करती प्रतीत होती है। आपके लिए अच्छाई, आप अपने भीतर अच्छा महसूस करते हैं, अधिक आशावाद आता है, अधिक रचनात्मकता आएगी, अधिक कल्पना आपके लिए आएगी। तो अगर आप मीन पक्ष में पैदा हुए हैं, सबसे कठिन संकेतों में से एक से निपटने के लिए भावनात्मक अपील भी आपके पास आएगी। कर्म बेहतर, दाव बेहतर, अधिक देना, अधिक योगदान देना, लोगों के प्रति अधिक अच्छा बनना, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का बेहतर नियंत्रण लेना। वो बहुत अधिक मस्तिष्क स्वप्न देखना बंद कर देते हैं। व्यावहारिक बने और रोज कुछ दूर रखें, $1 जो भी हो, और आप पाएंगे कि राशि चक्र बेहतर स्पष्ट भी है। तो दोस्त, अब जब हमने गुरु के समीकरणों, गुरु की गतिशीलता के बारे में बात की है, जिसके माध्यम से विज्ञान सुधरता है, अपनी कुंडली में भी देखें कि गुरु वास्तव में आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है, क्योंकि ये सबसे बताने वाला हो सकता है कि ये किस समृद्धि को ला रहा है, ये कौन से अवसर ला रहा है, और ये आपके जीवन को नया मोड़ कैसे दे रहा है। ये आपके लिए दाव उठाने और सर्वोत्तम समृद्धि, सर्वोत्तम अवसर लाने में कैसे सक्षम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे लिए व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। कुछ और समय तक कुछ और वीडियो। ये आपका दोस्त है जो आपकी समस्याएं सुलझाता है। आपका गाइड साइनिंग ऑफ। चियो।